प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति को आगे बढ़ाने पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार में वीडियो संदेश दिया। कहा, हमारे युवा ही कर रहे हैं देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व, इसलिए इस बजट में युवाओं को दी गई है अहमियत। भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। चांसलर बनने के बाद शोल्ज की ये पहली भारत यात्रा। दोनों देशों के बीच कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौते होने की संभावना। पीएम मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज शाम परिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम चंपारण में जनसभा को करेंगे संबोधित। पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में करेंगे शिरकत। और मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम थम जाएगा प्रचार। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवा शक्ति का सदुपयोग, कौशल एवं शिक्षा विषय पर वेबिनार में वीडियो संदेश दिया। ये वेबिनार सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों, राज्य सरकारों के शिक्षा और कौशल विभागों के हितधारक, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्र, शिक्षक, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जैसे निकाय इस वेबिनार में शामिल हैं। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं, इसलिए इस बजट में युवाओं को अहमियत दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक और उद्योग उन्मुख हो। यह बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल हो, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो। ये बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा है। वर्षों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजिडिटी का शिकार रहा। हमने इसको बदलने का प्रयास किया है। हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टीट्यूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रीओरिएंट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने युवाओं की शिक्षा और कौशलता को युवाओं की योग्यता और आने वाली मांग के मुताबिक नई दिशा दी है। नई शिक्षा नीति में भी शिक्षा और कौशल दोनों पर समान तौर से जोर दिया गया है। स्किलिंग पर बीते वर्षों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिलाओं की जरूरत के अनुसार टेलर मेड प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। जर्मन चांसलर शोल्ज का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। उन्हें इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत और जर्मनी की साझेदारी साझा मूल्यों, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित है। बढ़ते निवेश, मजबूत व्यापारिक संबंधों और हरित और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग के कारण दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और जर्मनी के बीच सहयोग बढ़ा है।
have already very good relations between India and Germany, and I hope that we will strengthen this very good relations and that we will discuss intensely about all the topics relevant for the development of our countries, but also for peace in the world, which is important. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में सांस्कृतिक उत्सव बरिसु कन्नड़ दिम दिमवा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप ही कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव बरिसु कन्नड़ दिम दिमवा का आयोजन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में सैकड़ों कलाकारों को नृत्य, संगीत, नाटक, कविता के माध्यम से कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अनुभव अवसर मिलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सबसे पहले पश्चिम चंपारण में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह अपने दौरे पर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में भी दर्शन करेंगे। और अब पूर्वोत्तर राज्यों में चल रही चुनावी गतिविधियों से जुड़ी कुछ अहम खबरें। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं नागालैंड में विधानसभा की 59 सीटों के लिए 183 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य में सत्तारूढ़ एनडीपीपी के साथ गठबंधन कर भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 23 सीटों पर चुनावी मैदान में है। दोनों ही राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। नागालैंड में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने खासी तैयारियां की है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। नागालैंड में आने वाले हर वाहन को सख्ती के साथ चेक किया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी नीरज सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। नागालैंड में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग किस तरह से सख्त है, उसका नज़ारा आप खुद नागालैंड में देख सकते हैं सड़कों पर कि किस तरीके से जो नागालैंड पुलिस है वो नागालैंड के अंदर आने वाले हर वाहन को काफ़ी बारीकी से चेक कर रही है। खुद यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और जिस किसी भी वाहन में उनको कुछ संदिग्ध लगता है या कैश या फिर जो शराब है वो उनको दिखाई देती है तो उसको तुरंत जब्त किया जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पीछे हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि 2 शराब की जो पेटियां हैं वो उन्होंने जब्त की हैं नागालैंड जो पुलिस के जो लोग हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें कि किस तरीके से हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है अंदर उस गाड़ी के अंदर क्या है, और यहाँ पर भी देखें तो कुछ जो सामान है वो जो नागालैंड पुलिस है उन्होंने जब्त किया है। चुनाव आयोग का साफ और सख्त दिशा निर्देश है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है वो नहीं होने दी जाएगी और उसके लिए सख्त से सख्त जो कदम हैं वो उठाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि ये जो इलाका है वो दीमापुर से कोहिमा जाने वाली ये रोड है और यहाँ पर जो पुलिस है उसकी जो पिकेट है वो यहाँ पर लगाई गई है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि किसी वाहन में कोई ऐसी चीज ना चली जाए जो नागालैंड के चुनाव को प्रभावित कर सके। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, नागालैंड।
और आगामी 27 फरवरी को नागालैंड विधानसभा का चुनाव होना है। राज्य की 60 सीटों में से 10 विधानसभा सीट मोकोकचुंग जिले से आती है। यहां निर्वाचन आयोग सुचारू मतदान के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग की चुनाव तैयारियों पर हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नागालैंड का मोकोकचुंग जिला देश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पुराने रीति रिवाजों और आधुनिकता का बड़ा ही खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है। इस शहर को राजनीतिक रूप से उत्तरी नागालैंड में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 10 विधानसभा सीटों वाले मोकोकचुंग में मतदाताओं की बात करें तो कुल 1,57,294 मतदाता हैं, जिसमें 82,707 पुरुष जबकि 74,584 महिला मतदाता हैं। साथ ही 1,303 सर्विस मतदाता हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुटा है और आयोग का कहना है कि हमने 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। हमारी चुनाव से जुड़ी जो भी तैयारियां होती हैं हम सारी पूरी कर चुके हैं। हमारे जो इलेक्शन के मशीन्स हैं उनकी कमीशनिंग हो गई है, वो पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम में भी सील की गई हैं और जिसको जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने भी उसको विटनेस किया हुआ है। निर्वाचन आयोग ने मोकोकचुंग के 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 235 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 50 पिंक बूथ और एक स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी दिव्यांग जन को दी गई है। जहां तक कानून व्यवस्था की समस्या है, जो जनरली इलेक्शन के समय में थोड़े बहुत जो है इश्यूज आते हैं, तो उनसे निपटने के लिए हमारी व्यवस्था पूरी है और हमें पुलिस डिपार्टमेंट और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे और लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। और यहाँ पे हमारे पास में पुलिस डिपार्टमेंट के जो जवान हैं, नागालैंड जो रिजर्व बटालियन है और इसके अलावा हमारे पास में CRPF, CISF और इसके अलावा छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश से बहुत सारी जो राज्य की जो रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं वो भी हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में आ चुकी हैं। वैसे तो इस विधानसभा सीट पर अधिकांश मतदान केंद्र सड़क सुविधा से जुड़े हुए हैं, लेकिन करीब 700 मतदाता वाला ओनोकपू सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र है, जिसके लिए आयोग ने सुचारू मतदान प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारी कर ली है। नागालैंड के मोकोकचुंग से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजधानी दिल्ली में ITO के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस अभियान में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और अब खबर मेरठ से है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माणाधीन छत गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। दमकल विभाग की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद राज्य के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि हादसे का कारण जानने के लिए कमेटी गठित की गई है, जो जल्दी ही प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि हादसे के समय इमारत में कुल 27 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बेकाबू ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के रहने वाले थे। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तेलंगाना के हैदराबाद में 2 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। इस शिविर में दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर ध्यान दिया जाएगा। उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के डोमेन विशेषज्ञों के साथ साथ प्रतिष्ठित वक्ता चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। चिंतन शिविर कल से हैदराबाद के शांति वनम में आयोजित किया जाएगा, जिसका समापन 27 फरवरी को होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री डॉक्टर भगवंत खोबा के साथ नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल बैठक में शामिल होंगे। 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्देश्य देश में युवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। चिंतन शिविर में 5 सत्र होंगे। इसमें घरेलू और निर्यात बाजारों में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता में विश्वास, भारतीय फार्माकोपिया और इसके मानकों का पालन और राष्ट्रीय नियामकों की क्षमता निर्माण शामिल है। बेंगलुरु में चल रही G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक का आज दूसरा दिन है। आज बैठक का तीसरा सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान के मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके बाद वित्त मंत्री एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगी। वहीं आज के दिन की शुरुआत भारतीय विज्ञान संस्थान में वॉक द टॉक के साथ होगी। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से इतर G20 के प्रतिनिधियों ने पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद उठाया। पन्ना टाइगर रिजर्व के मनमोहक नजारों को देखकर G20 के प्रतिनिधि मंत्रमुग्ध हो गए। So we had a fantastic morning in the Patna Reserve. We saw the tiger 151, a tiger lady. She was very quiet and it was fantastic. It's the first time for me to see tiger, so thank you very much. I think the tiger was waiting for G20 delegates, so we were very lucky today. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में एक साइक्लोथॉन में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हर व्यक्ति अपना योगदान उन्हें देना चाहिए। It is not only Prime Minister Modi's goal to achieve net zero by 2070, but it should be for each and every Indian to put in their efforts to achieve net zero by 2070. But if you look at most of the areas where we have set the goal, for example, during COP21 when we said we were going to achieve this by 2030, we were able to achieve that by 2021, 9 years in advance. So I am sure all these efforts in that direction gonna help us to achieve our goal much before the time. And India has time and again shown its commitment towards environmental stewardship, climate action, while also focusing on energy transition and renewables to decarbonize the way our country operates. और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरे होने पर अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के रूप में $2 अरब की घोषणा की है। साथ ही अमेरिका ने रूस और उसके सहयोगियों पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। हालांकि इस सैन्य सहायता में यूक्रेन द्वारा मांगे गए F-16 लड़ाकू जहाज शामिल नहीं है, लेकिन इसके तहत यूक्रेन को कई तरह के ड्रोन और गोला बारूद उपलब्ध कराए जाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक अमेरिका पिछले 1 साल में यूक्रेन को $32 अरब की सैन्य सहायता उपलब्ध करा चुका है। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हाल ही में चीन की तरफ से एक शांति प्रस्ताव की खबर सामने आई थी। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि केवल युद्धरत पक्ष ही शांति स्थापित करने की दिशा में किसी ठोस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना की पूरी तरह वापसी के बिना कोई भी शांति योजना स्वीकार्य नहीं होगी। कनाडा ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 4 लेपर्ड 2 बैटल टैंक और 5000 राउंड गोला बारूद के साथ यूक्रेन की सैन्य सहायता करने की भी बात कही है। कनाडा की तरफ से लगाए गए नए प्रतिबंधों के दायरे में रूस के 129 व्यक्ति और 63 संस्थाएं शामिल हैं। इनमें रूस के उप प्रधानमंत्री और दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं। तुर्की और सीरिया के विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में 44,218 लोगों की मौत हुई है, जबकि सीरिया में 5,914 लोगों के मारे जाने की खबर है। दक्षिण पूर्वी तुर्की और उत्तरी सीरिया में 6 फरवरी को आए पहले भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई थी। इस क्षेत्र में बाद में भी भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। तुर्की प्रशासन ने भूकंप से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया है। भूकंप से 1,60,000 से अधिक भवन धराशायी या फिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें 5,20,000 से अधिक मकान थे। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में आज आम चुनाव होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ पार्टी ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी के बीच है। नाइजीरिया में सुरक्षा और बढ़ती महंगाई सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी ने अर्थव्यवस्था को फिर से बेहतर बनाने और देश में असुरक्षा की भावना को खत्म करने पर जोर दिया है। दोनों राजनीतिक दलों ने सुरक्षा बलों को बेहतर वेतन और विद्रोहियों का सफाया करने के लिए अधिक सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने का वादा किया है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। शुक्रवार देर रात खेले गए खिताबी मुकाबले में बोपन्ना और मैथ्यू की जोड़ी ने फ्रांस के कॉन्स्टेंट लेस्ट्रियन, नीदरलैंड्स के बॉटिक वैंडे की जोड़ी को कड़े संघर्ष में हराने में सफलता पाई। बोपन्ना और मैथ्यू ने 3 सेट तक चले मुकाबले को 6-7, 6-4 और 10-6 से अपने नाम कर खिताब हासिल कर लिया। बोपन्ना के करियर का ये 23वां खिताब है। और बुलेटिन के आखिर में अब वक्त हो जाए आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले 90 के दशक में हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा रही दिव्या भारती की आज जयंती है। आपको छोड़े चलते हैं दिव्या भारती पर फिल्माए गए कुछ सदाबहार गीतों के साथ। आप इनका लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।